नमस्कार दोस्तों, अन्वेषण प्लेटफॉर्म से एक बार पुनः आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग की क्लास भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के ऊपर संचालित है, जिसमें हमने भारतीय संविधान में हम लोग भाग 3 में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी हमारे जो मूल अधिकार हैं, जो संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार मूल अधिकार हैं, उनके विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने कुछ बातें पीछे वाली क्लास में हमने देख लिया है। आज हम उसी पे कंटिन्यू आगे जो चीज़ें उसमें बची हुई हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हमने पीछे वाली क्लास में हमने यह देखा था, क्या देखा था, हमने जो आर्टिकल 12 से 13 में जो तथ्य थे फंडामेंटल राइट्स से संबंधित यानी हमारे जो मूल अधिकार से संबंधित, उसको हमने देख लिया था। वहीं आर्टिकल 14 से 18 के बीच जो समता का अधिकार है यानी जो समानता का अधिकार है, उनके विषय पर हमने चर्चा कर ली थी। वहीं हमने जो 19 से 22 के बीच जो हमको संविधान के द्वारा स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, आर्टिकल 19 से 22 के बीच, उसको भी हमने देख लिया था। और हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल 23 से 24 में उल्लेखित हैं, उसको भी हमने देख लिया था। आर्टिकल 25 से लेकर 28 में जो हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उसको भी देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे जो आर्टिकल 19-30 में जो हमारे संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। किसमें? आर्टिकल 19 में संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार संविधान के माध्यम से दिया गया है। उनके विषय पर हम चर्चा करेंगे। जो आर्टिकल 29 और 30 हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे कि क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। इतने तथ्यों पर हम लोग की चर्चा होगी। तो आइए देखते हैं दोस्तों, क्या है हमारे मूल अधिकार से संबंधित, क्या है मूल अधिकार से संबंधित संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार में कौन सी बातें उल्लेखित हैं। भाग 3 में दोस्तों हम लोग मूल अधिकार को देख रहे हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार दिए गए हैं। इसमें आज हम लोग को देखना है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद या आर्टिकल 29-30 तक में, आर्टिकल 29-30 में देख रहा है। अगर हम लोग बात करें इसमें आर्टिकल 29 में, जो अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 29 में क्या है? अनुच्छेद 29 में दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के लिए, क्या अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। इसमें अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों या अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आर्टिकल 29 में प्रदत्त है या उल्लेखित है। 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाए। एक में दे दिया जाए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, एक में दे दिया जाए समता का अधिकार, एक में दे दिया जाए स्वतंत्रता का अधिकार, एक में दे दिया जाए अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण का अधिकार। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन
एग्जाम में बनते हैं। और अगर इसमें कुछ हम पॉइंट देखें, इसमें जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का अधिकार दिया गया है दोस्तों, यह संविधान में कहीं, जो हमारा संविधान है उसमें अल्पसंख्यक वर्ग है उसको परिभाषित नहीं किया गया है। क्या इसको संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है संविधान में दोस्तों। इसको जो अल्पसंख्यक वर्ग है इसको परिभाषित नहीं किया गया है। इसका तात्पर्य हम देखें किसको कहा जाता है अल्पसंख्यक, वह तमाम जो छोटी छोटी जातियां हैं, जैसे यहूदी हो गए, ईसाई हो गए और मुस्लिम में कुछ जातियां आ जाती हैं, तो इन सब जातियों को अल्पसंख्यक वर्गों में रखा जाता है। तो संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। और कुछ पॉइंट इसमें अगर हम देख लें, क्योंकि इसमें सीधे पॉइंट से ही क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा पोथी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हम लोग को, बस वही पॉइंटों को देखना है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, जो हमारे यूपी यानी स्टेट लेवल से जो जितनी भी परीक्षा होती हैं जहाँ से संविधान से क्वेश्चन बनते हैं, उसी पॉइंट को हम लोग देखेंगे। बाकी फालतू चीज़ों को हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि इस समय जिस हिसाब से एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है, इतने सारे सिलेबस दिए जा रहे हैं आयोग के द्वारा कि उसको पूरा करने में बच्चों के द्वारा बहुत ही कठिनाई हो रही है। तो हम लोग उसी चीज़ों को देखेंगे जो संविधान में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसी को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखें संविधान में जो है, संविधान में लिख लीजिएगा, संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। नेक्स्ट अगर इसमें हम देखें तो भारत में नागरिकों के किन्हीं वर्गों को, जो भारत के नागरिक हैं, वह किसी वर्ग से आते हों, उनको अपनी भाषा लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। भारत के नागरिक जो हैं, भारत में या भारत के नागरिक हैं, उन्हें वो किसी वर्ग से हों, वह अपनी भाषा एवं लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। किसके तहत? आर्टिकल 29 के तहत। अगर इसी में हम बात करें आगे, तो किसी भी संवैधानिक संस्था में धर्म, जाति, जो संविधान के द्वारा जो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 29 में, इसमें किसी भी शैक्षणिक संस्था में धर्म, जाति व मूल वंश के आधार पर राज्य के द्वारा या किसी के द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसमें? आर्टिकल 29 में। आइए तो हम लोग लिख सकते हैं भारत में नागरिकों के किन्हीं वर्गों को उसकी भाषा लिपि या उनकी भाषा लिपि और तथा संस्कृति भाषा लिपि
तथा संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। अधिकार प्राप्त है। क्या भारत में जितने भी नागरिक हैं वह किन्हीं भी वर्ग के हों, उनकी भाषा, लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। किसके द्वारा? संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार के माध्यम से उनको, यह संस्कृति के तहत उनको अधिकार प्राप्त है। वहीं अगर नेक्स्ट पॉइंट इसमें देख लें तो किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, शैक्षणिक संस्थान में जाति धर्म, व मूल वंश आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। तो किसके तहत? आर्टिकल 19 में यह तथ्य निर्धारित किए गए हैं कि अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है, जिसमें इन अल्पसंख्यक के वर्ग जो हैं इनको संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यक वह वर्ग होते हैं जिनमें हम लोग देख सकते हैं भारत में जो मुस्लिम वर्ग होते हैं, मुस्लिम वर्ग के समुदाय, जो कुछ समुदाय होते हैं, और जो यहूदी जाट जो आते हैं पंजाब साइड में, कुछ ऐसे विशेष समुदाय जो होते हैं उनको किस में रखा जाता है? अल्पसंख्यक वर्ग में रखा जाता है। तो ये तो बातें रही दोस्तों आर्टिकल 19 की। आइए देखते हैं आर्टिकल 19 कह रहे हैं, आर्टिकल 29 की, सॉरी। आइए देखते हैं आर्टिकल 30 में क्या उल्लेखित है। आर्टिकल 30 में क्या है? आर्टिकल 30 में दोस्तों इसके अंतर्गत शिक्षण संस्थानों, जो शिक्षण संस्था है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने का अल्पसंख्यकों को, जो अल्पसंख्यक हैं उनको अधिकार प्राप्त है, अधिकार दिया गया है। शिक्षण संस्थानों या संस्था, शिक्षण संस्थाओं या संस्थाओं लिख लीजिए, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासनिक या प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार प्राप्त है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार प्राप्त है। किसके तहत? आर्टिकल 30 के तहत। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? कहेगा कि आर्टिकल 30 में उल्लेखित है, क्या उल्लेखित है? 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें
आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को भी अधिकार प्राप्त है। किसके तहत? आर्टिकल 30 के तहत। इसमें अगर कुछ पॉइंट हम लोग देखते हैं जहाँ से और थोड़ा सा गहरा अगर क्वेश्चन बनाता है तो इस पॉइंटों से बन सकता है। इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा? भारत में किसी अल्पसंख्यक वर्गों को धर्म व भाषा के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों या संस्थाओं की स्थापना एवं प्रबंधन करने का अधिकार प्राप्त होगा। किसके तहत? आर्टिकल 30 के तहत भारत में किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग हो, उसके धर्म व भाषा के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं उसके प्रबंधन करने का अधिकार प्राप्त होगा। हम लोग देखते भी हैं जो मुस्लिम लोग हैं वो अपने धर्म संबंधित अलग मदरसे का एक शिक्षण संस्थान की स्थापना करते हैं, अपने धर्म को अलग मानते हैं वो, यानी चाहे वो धर्म हो, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, अल्पसंख्यक को यह अधिकार प्राप्त दिया गया है कि वह इसके माध्यम से अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, अपने हिसाब से अपने धर्म को मान सकते हैं, उनकी जो भाषा है उस भाषा के हिसाब से अपने शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, और अगर नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखें तो राज्य के द्वारा यह अधिकार, या राज्य के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करते समय, राज्य के द्वारा अगर किसी शिक्षण संस्थानों को या अल्पसंख्यक के शिक्षण संस्थानों को कोई सहायता प्रदान करनी है तो उनके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। किसके तहत? संविधान के तहत, जो सभी लोगों को मूल अधिकार के माध्यम से यह अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 29 में, उनके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। किसके तहत? राज्य सरकार के द्वारा। लेकिन इस प्रबंधन का जो अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा यह प्रबंधन जो संचालित किया जा रहा है, अल्पसंख्यक के द्वारा संचालित किया जा रहा हो, यह प्रावधान किसके? आर्टिकल 30 के तहत किया गया है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि भारत में किसी अल्पसंख्यक वर्गों को धर्म व भाषा के आधार पर, भारत में किसी अल्पसंख्यक वर्गों को धर्म व भाषा के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना आधार पर संस्थानों की स्थापना शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और स्थापना एवं उसके प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है, एवं उसके प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। किसके तहत? आर्टिकल 30 के तहत। वहीं नेक्स्ट अगर हम इसमें पॉइंट लें तो राज्य के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करते समय उसके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। राज्य के द्वारा
राज्य के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करते समय आर्थिक प्रदान करते समय उसके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, लेकिन उसका संरक्षक कौन हो? अल्पसंख्यक वर्ग का हो। लेकिन उसका प्रबंधन संरक्षक वर्ग कर रहा हो, अल्पसंख्यक वर्ग कर रहा हो। वर्ग या संरक्षक वर्ग कर रहा हो या उसके द्वारा किया जा रहा हो। तो दोस्तों ये तो आर्टिकल 30 की बातें रहीं। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 31 को। तो हमने देखा था 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जनता पार्टी के द्वारा मूल अधिकारों से हटाकर संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। इसके पीछे काफ़ी लंबी घटना है जिसको हमने पीछे की क्लास में डिस्कस किए थे। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 32 में जो संविधान द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। आर्टिकल 32 में आइए देखते हैं क्या आर्टिकल या अनुच्छेद 32 इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है। का अधिकार दिया गया है। किसके तहत? इसको दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूरा चांस रहते हैं बनने के। इसमें पहला ही क्वेश्चन बन जाता है कि आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों आर्टिकल 32 के तहत किसने है कहा है कि संवैधानिक उपचारों का आत्मा है। किसने कहा है दोस्तों? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा यह कथन कहा गया है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा, हृदय, दिल व दीवार की संज्ञा दी गई है। किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत। वहीं अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम ना लेकर अगर कहे कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, तब वो इस स्थिति में जो प्रस्तावना है, हमारी प्रस्तावना, वह आंसर से हो जाएगा। लेकिन अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र करता है, तब उस स्थिति में हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार जो संविधान के द्वारा प्रदत्त किया गया है वह सही होगा। तो आइए देखते हैं संविधान निर्माताओं ने किस प्रकार संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था की है।
दोस्तों बात करें हम लोग आर्टिकल 32 की। आर्टिकल 32 में दोस्तों जो भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा, इसके अंतर्गत भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा न केवल अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, न केवल अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए हैं, अपितु संवैधानिक उपचारों के माध्यम से इनका संरक्षण भी दिया गया है। सही है दोस्तों, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो मूल अधिकार हैं, जो संविधान के वेत्ता हैं, उनके द्वारा न केवल हम लोगों को हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं, उसके साथ साथ यह भी उन लोगों के द्वारा लिखित किया गया है या लिखा गया है कि जो नागरिक के मूल अधिकार हैं उसका संरक्षण कौन करेगा? संविधान खुद करेगा। कौन करेगा? संविधान खुद करेगा, या संवैधानिक उपचारों के माध्यम से संविधान इसका संरक्षण खुद करेगा। तो ये तो दोस्तों आर्टिकल 32 की बातें रहीं। इसमें हम लोग लिख सकते हैं, और आगे इसमें हम लोग देखेंगे भी कि इसमें 5 प्रकार की रीटें प्रदान की गई हैं। कौन कौन सी रीटें हैं, जिसमें हम लोग पहले देखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी रीटें? बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा? व्यक्ति को सशरीर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। क्यों न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना? अगर व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा अपराध किया गया है जिसको निवारक निरोध के माध्यम से या कोई अदर अपराध के माध्यम से जेल में बंद किया गया है, तो न्यायालय के द्वारा यह बताया जाता है। किसको बताया जाता है? जो प्रशासन के कर्मचारी व अधिकारी होते हैं उनको बताया जाता है कि व्यक्ति को, जो व्यक्ति है उसके द्वारा कोई अपराध किया गया है कि नहीं किया गया है, उसको न्यायालय के समक्ष आप लोग लाइए, और न्यायालय उसका निर्णय करेगा कि व्यक्ति जो है अपराधी है या अपराधी नहीं है। तो इसी को कहा गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण का। बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से व्यक्ति को सशरीर न्यायालय के समक्ष जब प्रस्तुत किया जाता है तो न्यायालय द्वारा उसकी सुनवाई करता है कि वह अपराधी है कि अपराधी नहीं है। अपराधी है तो उसको दंड दिया जाएगा, अपराधी नहीं है तो उसे बाइज्जत बरी किया जाएगा। किसके तहत? बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से। वहीं अगर हम नेक्स्ट देखें परमादेश रीट में दूसरी रीट आ जाती है परमादेश। इसमें परमादेश का तात्पर्य क्या है? हम आदेश देते हैं, यानी न्यायालय जो आदेश देता है, किसको आदेश देता है? जो भारत के अधिकारी, कर्मचारी व सरकारी अधिकारी हैं, उनको यह आदेश दिया जाता है कि अगर उनके द्वारा कोई जो देश से संबंधित या संविधान के कानून के संबंधित कोई सुचारू रूप से कानून व्यवस्था या देश का शासन, देश से जो जुड़ी चीज़ें हैं, उसको अगर सही तरीके से कर्मचारियों, अधिकारियों व सरकार के माध्यम से नहीं देखा जाता है, तो इसमें न्यायालय स्वतः यह आदेश देता है। इसका तात्पर्य है कि हम आदेश देते हैं। परमादेश का यही तात्पर्य हुआ कि हम आदेश देते हैं कि आप लोग सही से कार्य कीजिए। वहीं अगर नेक्स्ट हम रेट देखें तो अधिकार परीक्षा आ जाता है। अधिकार परीक्षा का तात्पर्य क्या है? यह 5 रीट दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ से पीछे तो इससे क्वेश्चन कम बने हैं, लेकिन अब अगर देखा जाए जिस हिसाब से सिलेबस आ रहे हैं, जिस हिसाब से एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो रहा है, अब नई नई जो सी ग्रेड के एग्ज़ाम हैं जैसे लेखपाल, पुलिस दरोगा, रेलवे, ग्रुप डी रेलवे, एनटीपीसी, आज सभी एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। इससे पहले तो पीसीएस या पीसीएस प्री, लोअर पीसीएस या और जो वनडे लेवल के एग्ज़ाम हैं वहाँ तो बने हैं कुछ जो सी लेवल से ऊपर हैं, लेकिन सी लेवल में भी अब बनने लगे हैं क्वेश्चन ठीक ठाक। तो आप लोग चीज़ों को ध्यान से देखिए, जिससे चीज़ें कलेक्ट होती जाएं। तो हम लोग इस 5 रीटों को आराम से देखेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे थे? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में दोस्तों
अधिकार परीक्षा का तात्पर्य है कि किसी पद को किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से किसी सरकारी पद को किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से ले लिया गया हो। एग्जाम्पल में जैसे आपके द्वारा आपकी मास्टर की डिग्री नहीं है या पुलिस बनने की योग्यता नहीं है, आप फर्जी सर्टिफिकेट के माध्यम से पुलिस बन जाएं, दरोगा बन जाएं और मास्टर बन जाएं, तो इसमें इस रीट के माध्यम से व्यक्ति को अधिकार दिया गया है कि अगर कोई आपके बगल का या कहीं का कोई व्यक्ति इस फर्जीवाड़े के तहत कोई सरकारी पद हासिल करता है तो अधिकार परीक्षा के माध्यम से रेट जारी करके उसके पद की छानबीन की जा सकती है। वहीं उत्प्रेक्षण की बात करें, नेक्स्ट रीट जो चौथी रीट हमारी है, उत्प्रेक्षण की बात करें तो इसको क्या है, इसमें इसका कोड है कि मांग लेना। किसके द्वारा मांग लेना? न्यायालय के द्वारा मांग लेना। क्या मांग लेना? जो निचली अदालत है, अधीनस्थ न्यायालय है, उनके द्वारा उनके यहाँ अगर कोई ऐसा मुकदमा जो निलंबित या वैसे रखा हुआ है, काफ़ी समय से वैसे रखा हुआ, उनके द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, आदमी जाता है तब अधीनस्थ न्यायालय से उच्च न्यायालय जाता है, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जाता है, तो न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके तहत उस मुकदमे को अपने यहाँ मांग सकते हैं। किसके तहत? उत्प्रेक्षण के तहत। किसके तहत? उत्प्रेक्षण के तहत मांग सकते हैं। तो ये तीसरी रीट हमारी रही। अगर वहीं हम बात करें पांचवी रीट की, तीसरी नहीं चौथी रीट थी, पांचवी रीट की बात करें तो प्रतिषेध। प्रतिषेध का तात्पर्य क्या है? न्यायालय के द्वारा अपनी जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय हैं उनके द्वारा अपने निचले न्यायालयों को, जैसे अधीनस्थ न्यायालय हो गया, जिला न्यायालय हो गया, उनके द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं या उनके द्वारा जो जजमेंट सुनाए गए हैं उसको मना कर देना या अपने पास उसको मना कर देना, यह प्रतिषेध के माध्यम से आएगा, यानी उसको मना कर देना, अपने निचले न्यायालय को मना कर देना। किसके तहत? उनके द्वारा अगर कोई जजमेंट सुनाया गया हो तो उसके लिए वह मना कर सकते हैं। तो ये 5 प्रकार की रीटें हमारी थीं। क्या? 5 प्रकार की रीटें, जिसमें हम लोग पहले देखते हैं, इसमें हम लोग नोट कर सकते हैं भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा, भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा न केवल नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। अपियु संवैधानिक उपचारों के माध्यम से उनका संरक्षण भी किया गया है। उनका संरक्षण भी
किया गया है। किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत। नेक्स्ट इसी में हम लोग देखें, इसमें अर्थात मूल अधिकारों के संरक्षण अपने आप में मूल अधिकार बना दिया गया है। अर्थात मूल अधिकारों का संरक्षण अपने आप में अधिकार बना दिया गया है। किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत। नेक्स्ट इसमें बात आती है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा, हृदय, दिल व दीवार की संज्ञा दी है। किसको? जो है संवैधानिक उपचार है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों को